इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के खंड ब के चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र खंड ब चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है साम्यवादी जगत का विघटन तथा दो ध्रुवीय विश्व का अंत। साम्यवादी जगत का विघटन तथा दो ध्रुवीय विश्व का अंत। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सोवियत रूस के विघटन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है, सोवियत रूस के विघटन से आप क्या समझते हैं, अथवा साम्यवादी व्यवस्था के विघटन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को। 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत रूस का 15 राजनीतिक खंडों में बंट जाना सोवियत रूस का विघटन अथवा साम्यवादी व्यवस्था के विघटन के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, डी स्टालिनीकरण क्या है? दूसरा प्रश्न है, डी स्टालिनीकरण क्या है, अथवा डी स्टालिनीकरण से आप क्या समझते हैं? आप उत्तर लिखेंगे मार्च 1953 ईस्वी में। मार्च 1953 ईस्वी में स्टालिन के मृत्यु के बाद, मार्च 1953 ईस्वी में स्टालिन के मृत्यु के बाद सोवियत रूस का शासक ख्रुश्चेव बना। ख्रुश्चेव सत्ता प्राप्त करते ही स्टालिन के कार्यों की खुलकर निंदा किया तथा उनके समर्थकों को सफाया कर दिया। या तो उसको जेल में डाल दिया या उसको देश से बाहर निकाल दिया। इसे ही डी स्टालिनीकरण के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, सोवियत रूस के विघटन के प्रमुख कारणों को लिखें। प्रश्न को दो तरीके से पूछेगा। सोवियत रूस के विघटन से आप क्या समझते हैं? सोवियत रूस के विघटन के कारणों पर प्रकाश डाले अथवा साम्यवादी व्यवस्था के या साम्यवादी जगत के विघटन के कारणों को लिखें। आपका उत्तर होगा सोवियत रूस के विघटन के या साम्यवादी व्यवस्था के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्टालिनवादी नीतियों की विफलता। पहला पॉइंट लिखेंगे, स्टालिनवादी नीतियों की विफलता। दूसरा, स्टालिन के नीतियों के कारण लोगों में आर्थिक असंतोष की भावना का विकास। तीसरा, सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार, मतलब सत्ताधारी दल के द्वारा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। चौथा कारण है योग्य नेतृत्व का अभाव। योग्य नेतृत्व मतलब रूस जैसे देश के लिए, सोवियत जैसे देश के लिए स्टालिन के बढ़ने के बाद अयोग्य शासक निकले। पश्चात उदारवाद का विकास, मानव पूंजी की हानि और समाजवादी गुट में दरार आना, मतलब सोवियत संघ के गुट में जितने भी देश थे धीरे धीरे उससे क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये प्रमुख कारण है सोवियत संघ के विघटन के। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से आप क्या समझते हैं? चौथा प्रश्न है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा सोवियत रूस के विघटन के बाद, सोवियत रूस के विघटन के बाद मिखाइल गोर्बाचोव के स्थान पर बोरिस येल्त्सिन को रूस का नया राष्ट्रपति बनाया गया। बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत संघ से अलग हुए 12 देशों को मिलाकर स्वतंत्र राज्यों का एक संघ बनाया, जिसे ही राष्ट्रकुल के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय बेलारूस है। अगला प्रश्न है, साम्यवादी व्यवस्था, मतलब 5वां नंबर प्रश्न है, साम्यवादी व्यवस्था किस सूत्र पर आधारित है? साम्यवादी व्यवस्था किस सूत्र पर आधारित है? आपका उत्तर होगा साम्यवादी व्यवस्था निम्नलिखित सूत्र पर आधारित है। नंबर 1, मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा पर। दूसरा, यह सर्वसत्तावादी थी,
जो एक नेता के अधीन थी। तीसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, आदेशित अर्थव्यवस्था है। चौथा साम्यवादी, इसमें नौकरशाही को राज्य के विचारधारा के अनुसार काम करना होता है। और छठा प्रश्न है शॉक थेरेपी क्या है। छठा प्रश्न है शॉक थेरेपी क्या है, अथवा शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे उत्तर इसका कि शॉक थेरेपी, जिसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी जिसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर, मतलब चोट पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने साम्यवाद से, मतलब साम्यवादी अर्थव्यवस्था से अपने को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए एक विशेष मॉडल को अपनाया। उसी विशेष मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी नाम दिया। इस व्यवस्था के द्वारा राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यवसायिक ढांचे को शीघ्र अपनाने की बात की गई। अगला प्रश्न है शॉक थेरेपी के परिणाम को लिखे। 7वां नंबर प्रश्न है कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। आपका उत्तर होगा शॉक थेरेपी के निम्नलिखित परिणाम हुए। नंबर 1, सोवियत संघ के द्वारा स्थापित राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। दूसरा, महाबिक्री में भाग लेने के लिए नागरिकों को एक विशेष अधिकार पत्र दिया गया था। नागरिकों ने अपने उस अधिकार पत्र को काला बाजारों के हाथ, बिचौलियों के हाथ क्या कर दिया, बेच दिया। तीसरा, सामूहिक खेती प्रणाली की जो प्रथा थी वह प्रथा समाप्त हो गई, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गया। और खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त होने के कारण सोवियत संघ को बड़े पैमाने पर खाद्यान्न को आयात करना पड़ा। अगला इसका परिणाम हुआ रूस की मुद्रा, जिसका नाम है रूबल, रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ गई। अगला कारण है एक एशिय वर्ग का उदय हुआ जो आर्थिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देश में अमीर और गरीबी के बीच खाई बढ़ गई, मतलब अमीरी और गरीबी की जो असमानताएं थी वह असमानता बहुत ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। ये रहा आपका शॉक थेरेपी का परिणाम। फिर आपसे कई बार प्रश्न पूछ देता है कि शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी। शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी? तो शॉक थेरेपी की कई सारी विशेषताएं थी। नंबर 1, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज के ऊपर समाजवादी पार्टी के नियंत्रण समाप्त हो गया, मतलब अंत हो गया। दूसरा, बहुलवादी समाज का उदय हुआ। तीसरा, आर्थिक प्रतिबंध को समाप्त हो जाने के कारण बाजार सबके लिए खुल गया, खुले एवं निष्पक्ष चुनाव संभव हो गया। लोगों को विचार अभिव्यक्त करने की, अपने बात को रखने की आजादी मिल गई। और 9वां नंबर प्रश्न है जन लोकतंत्र क्या है। जन लोकतंत्र क्या है, या जन लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा पूर्वी यूरोप के देशों जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया के कम्युनिस्टों ने मिले जुले मंत्रिपरिषद के स्थान पर सरकार पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया। सरकार पर दबदबा स्थापित करने की प्रक्रिया को ही हम जन लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, या दूसरी दुनिया का देश किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा जब रूस में 1917 ईस्वी में लेनिन के द्वारा समाजवादी राज्य की स्थापना की गई, तो यूरोप के उदारवादी देशों ने इसकी आलोचना किया, अपमानित किया और दूसरी दुनिया का देश कहा। दूसरे शब्दों में साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले देश को या समाजवादी शासन व्यवस्था वाले देश को हम
दूसरी दुनिया का देश कहते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, नस्लीय राष्ट्रवाद क्या है, या नस्लीय राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, सोवियत संघ में अनेक राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं। सोवियत संघ में या सोवियत रूस में अनेक राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने विशिष्ट मतलब अलग राष्ट्रीयता की दुहाई देकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया, स्वतंत्र विचारधारा की स्थापना कर लिया, जिसे ही नस्लीय राष्ट्रवाद या नस्लीय उग्रवाद के नाम से जानते हैं। 12वां नंबर प्रश्न होगा, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? शक्ति संतुलन क्या है, या शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो साधारण बोलचाल की भाषा में शक्ति संतुलन का मतलब होता है शक्ति का बराबर होना, बैलेंस में होना। कोई देश इतना ज्यादा ताकतवर ना हो जाए कि संपूर्ण दुनिया पर अपना दबदबा जमा ले, और कोई इतना कमजोर न हो जाए कि वह साम्राज्यवाद का शिकार हो जाए। लेकिन आप लिखेंगे शक्ति संतुलन से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच इस तरह के आपसी संबंध स्थापित किया जाए जिसमें एक देश इतना ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए कि वो अपने से कमजोर और गरीब देश का शोषण करना शुरू कर दे, बल्कि सभी देशों को समान बनाया जाए। कोई इतना शक्तिशाली न हो जाए कि दूसरे पर अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व लाद सके। इसी को हम शक्ति संतुलन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्त से आप क्या समझते हैं? पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्त से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्त। पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्त रूसी भाषा का शब्द है। पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्त रूसी भाषा का शब्द है। इसमें पेरेस्ट्रोइका का अर्थ आर्थिक पुनः निर्माण और गलास्नोस्त का अर्थ आर्थिक खुलापन है। मिखाइल गोर्बाचोव ने, सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 ईस्वी में सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एक नया सोच, एक नया विचार प्रस्तुत किया। उसी नया विचार को हम पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्त के नाम से जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर साम्यवाद क्या है? उत्तर साम्यवाद क्या है, या उत्तर साम्यवाद से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप के सभी देशों में उदारवादी व्यवस्था आ गई। कम्युनिस्ट पार्टी का अधिनायकवादी व्यवस्था समाप्त हो गया, बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, खुले चुनाव कराए गए, समाज का नए तरीके से पुनर्गठन किया गया, निजी अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई। इसे ही उत्तर साम्यवाद के नाम से जानते हैं। और आज का अंतिम चैप्टर नंबर खंड ब के चैप्टर नंबर 2 का जो 15वां प्रश्न है या अंतिम प्रश्न है, उसका नाम है नई विश्व व्यवस्था क्या है? नई विश्व व्यवस्था क्या है, या नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एक महाशक्तिशाली देश के रूप में विश्व के रंगमंच पर उभरा। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एक महाशक्तिशाली के देश के रूप में विश्व के रंगमंच पर उभरा, मतलब आया। और धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। और सोवियत रूस के विघटन के बाद, सोवियत रूस के पतन के बाद अमेरिका का वर्चस्व और ज्यादा बढ़ गया और अमेरिका अपने तरह से संपूर्ण विश्व में नीतियों का निर्धारण करना शुरू कर दिया। इसे ही नई विश्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये रहा राजनीति शास्त्र खंड ब चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगले के क्लास में हम लोग तीसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।